जोशीमठ से जहां जारी है पहाड़ दरकने का सिलसिला। जोशीमठ में जेपी पावर प्रोजेक्ट के पास पहाड़ दरका। अलकनंदा नदी में गिरा पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा। पहाड़ दरकने से आसपास के क्षेत्रों में लोगों के बीच दहशत। तो जोशीमठ के चाई गांव के लोगों ने बताया इसे खतरे की घंटी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जोशीमठ से सामने आई हैं, जहां पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरक गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं और इससे आसपास के इलाकों में, आसपास के क्षेत्रों में लोग दहशत में हैं। तो 2017 में भी इसी जगह पर पहाड़ी का हिस्सा दरक गया, जिससे भारी तबाही हुई थी और कुछ ऐसा ही नज़ारा एक बार फिर सामने आया है और इसे खतरे की घंटी मान रहे हैं आसपास के ग्रामीण। तो जोशीमठ में पहाड़ी दरकने का सिलसिला एक बार फिर सामने आया है। ये ताज़ा तस्वीर आप देख रहे हैं। अलकनंदा पहाड़ी में पहाड़ दरकने से एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी का, जिससे दहशत का माहौल है और ग्रामीण इसे खतरे की घंटी मान रहे हैं। 2017 को याद कर चाई गांव के लोग दहशत में हैं। तो 2017 में भी भारी तबाही हुई थी और लगातार भारी बारिश से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो जोशीमठ में एक बार फिर पहाड़ दरकने की तस्वीरें सामने आई हैं जो डराने वाली हैं। रंजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। रंजीत, ये जो तस्वीरें हैं वाकई डराने वाली हैं और 2017 की याद दिला रही हैं। फिलहाल क्या अपडेट है? जी, आपको बता दूं कि ये जोशीमठ के ठीक सामने ये 400 मेगावाट के प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, जिसके ठीक सामने एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक गाँव है। और ये ठीक कल दोपहर में के लिए बहुत जबरदस्त भूस्खलन हुआ और पूरी पहाड़ी दरक करके पूरी अलकनंदा में चलेगी। और जिसके आसपास जो इसके ऊपर जो गांव है उसके वो 2007 में इससे पहले इस तरह का भूस्खलन हुआ था, जिसमें कि कई मकान चाय गाँव में दमीचे होते थे, कई परिवार उस बेघर हुए थे। उसको लेकर काफी बड़ा भूस्खलन हुआ था। जी, अभी जो तस्वीरें सामने आई हैं, निश्चित तौर पर इन्हें देखकर कोई भी डर जाएगा। तो आसपास जो क्षेत्र हैं, वहाँ जो ग्रामीण हैं, वो वाकई दहशत में हैं। क्या तैयारी है प्रशासन की कि किसी तरह की जनहानि ना हो अगर कोई इसी तरह की तस्वीरें आगे भी जारी रहती हैं? जी, आपको बता दूं कि इससे पहले जो 2007 में यहाँ चाई गाँव में भारी भूस्खलन हुआ था, तो उस दौरान लगभग 22 परिवार जो इससे काफी प्रभावित थे और लगभग 7 परिवार पूरी फसल जो भवन थे पूरी जमीन हो गई। प्रशासन ने इनके लिए विस्थापन की व्यवस्था की, लेकिन फिर भी अभी भी वहाँ पर 70 से 80 परिवार रहते हैं, जिनके लिए निश्चित रूप से एक बड़ा खतरा है। अगर समय रहते प्रशासन अगर ये चाई गाँव के लिए कुछ नहीं करता तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि चाई गाँव के लिए खतरा पैदा हो सकता है। जी रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जोशीमठ में जो तस्वीरें सामने आई हैं, चाई गांव के लोगों में उससे दहशत है। तो जोशीमठ में बारिश से लगातार खतरा बढ़ता ही जा रहा है। जहां चाई गांव के लोग दहशत में हैं, तो वहीं कई जगह भूस्खलन भी हो रहा है। यहां जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे के पास जबरदस्त भूस्खलन हुआ वीडियो सामने आया है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे बलदोडा के पास पहाड़ी का हिस्सा टूटकर हाईवे पर आता है और यहां कुछ यात्रियों की जान बाल बाल बचती है। ये देखिए, जोशीमठ से लैंडस्लाइड की एक और तस्वीर, जिसमें बाल बाल बची लोगों की जान। अलकनंदा में पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक कर गिरा। वहीं दूसरी तस्वीर जोशीमठ में, जहां हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ, जिससे वहां पर मौजूद लोगों की जान जो है वो आफत में आ गई। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं पहाड़ों पर। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर बड़ेथी के पास भारी भूस्खलन का टूटते पहाड़ी का वीडियो सामने आया। चुंगी बड़ेथी के पास गंगोत्री हाईवे के नीचे एक बड़ा भूस्खलन देखने को मिला है। इस भूस्खलन से हाईवे का करीब 50 मीटर हिस्सा खतरे की जद में आ गया। भूस्खलन के बाद गंगोत्री हाईवे सहित गंगोत्री हाईवे पर चल रहे NHIDCL की निर्माणाधीन ओपन तनलब पर खतरा मंडराने लगा है। उनका क्या करेगा? उनको रहने दे। तो जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें जो हैं वो डरा रही हैं।
और आइए अब आपको दो और तस्वीरें दिखाते हैं। पहली जोशीमठ की तस्वीर है, देखिए, जहां बद्रीनाथ हाईवे के पास जबरदस्त भूस्खलन, बलदोड़ा के पास पहाड़ी का हिस्सा टूटकर हाईवे पर आया, जिससे दहशत हो गई। यात्री बाल बाल बचे तो उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर बड़ेथी के पास भारी भूस्खलन, टूटता हुआ पहाड़ का वीडियो सामने आया। एक बार फिर देखिए तस्वीरें, तो लोगों को भागते हुए भी देखा जा सकता है। अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गिरा। उत्तराखंड में जगह जगह पहाड़ टूटने से लोगों के मन में दहशत का माहौल है। आलम यह है कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और जो बाहर निकले हैं वो कई कई घंटों से हाईवे पर फंसे हुए हैं, क्योंकि लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। हाईवे पर मलबा इकट्ठा हो रहा है, जिससे हटाने में घंटों का समय लग रहा है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर मसूरी से है, जहां गलोगी पावर हाउस के पास भूस्खलन हुआ और आवागमन बाधित हो गया। रुद्रप्रयाग में हाईवे पर भारी भरकम बोल्डर ने अपने रोड बंद हो गया। बावजूद इसके लोग खतरे का जोखिम उठा रहे हैं, जान जोखिम में डालकर वहां से निकल रहे हैं। बागेश्वर में भूस्खलन होने से मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मसूरी का मैकेंजी रोड भी पहाड़ टूटने से मलबा वहां पर आ गया और पौड़ी में नानाघाट पेयजल योजना आपदा की भेंट चढ़ गई। उधर मसूरी में कैंपटी फॉल का जलस्तर लोगों को डरा रहा है। अचानक जलस्तर बढ़ने और पानी के साथ मिट्टी पत्थर आने की वजह से पुलिस भी अलर्ट हो गई है और वहां से लोगों को हटाया गया। साथ ही यहां खतरे को देखते हुए हूटर की व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को खतरे से आगाह किया जा सके। रुद्रप्रयाग में मिनी स्विट्जरलैंड चोपता को जोड़ने वाले कुंड चोपता बद्रीनाथ हाईवे का 50 मीटर हिस्सा चोपता के पास मस्तूरा में नीचे धंस गया है, जिससे 2 दिनों से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। दोपहिया वाहन चालक जान जोखिम में डालकर वहां से निकल रहे हैं। हजारों की संख्या में पर्यटक हाईवे पर अभी भी फंसे हुए हैं। तो हाईवे धंसने से आफत में आई जान। कल से अब तक हाईवे को खोलने का काम शुरू किया गया है, लेकिन अभी भी वाहन जो हैं फंसे हुए हैं। NH 107 1 किलोमीटर 75 पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरह से मार्ग फिर से धंस गया है। कल थोड़ा सा खुला था 1-2 घंटे के लिए, फिर उसके बाद वही कंडीशन हो गई है। मार्ग प्रत्येक दिन धंसता जा रहा है और अभी 10 बजने को है लगभग, अभी तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। दोनों साइड गाड़ियों की बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। पूरे यात्री टूरिस्ट सभी परेशान हैं, सभी लोकल वगैरह, चाहे क्षेत्र में वैक्सीनेशन होना हो, सारी टीमें परेशान हैं, दूसरी साइड खड़ी हैं। तो उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। बड़ी खबर, आज भी लोगों को नहीं मिलेगी बारिश से राहत। मौसम विभाग ने आज के लिए भी जारी की है चेतावनी। गढ़वाल क्षेत्र में हो सकती है भारी बरसात। गढ़वाल क्षेत्र के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तो आज सुबह मौसम जरूर खिला, लेकिन मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि खतरा भी टला नहीं है। आज भी भारी बारिश है और पहाड़ पर अगले 48 घंटे सावधान रहने की जरूरत है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। ऋषिकेश से आ रही है बड़ी खबर। कांग्रेस के विचार मंथन शिविर का दूसरा दिन। मंथन शिविर में पहुंचेंगे कांग्रेस उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव। आज सभी फ्रंटल संगठन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की होगी बैठक। आज जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य संघ किया जाएगा मंथन। तो 2022 चुनाव को लेकर कार्य योजना मांगी गई है। शिविर के पहले दिन सभी कमेटियों से फीडबैक लिया गया था। तो आज भी मंथन का दौर जारी रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे सहयोगी रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, ऋषिकेश से बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस के विचार मंथन शिविर का दूसरा दिन है। कल भी मंथन किया गया, आज बैठक को लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कल से जो मंथन शिविर है वो कांग्रेस का ऋषिकेश में शुरू हुआ है और ऐसे में आज उसका दूसरा दिन है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस शिविर की ये है क्योंकि पूरा मिलाकर देखा जाए तो ये 3 दिन कांग्रेस के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें एक एक पदाधिकारी और जो प्रतिनिधि हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि 2022 के चुनाव में उन्हें किस तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंकनी है और 2022 में कांग्रेस की वापसी के लिए उनके पास क्या क्या प्लान है। इसी को देखते हुए कल सभी से प्लान मांगे गए हैं। तमाम चुनाव समितियाँ कल एकत्रित हुई हैं, उनसे ये प्लान मांगा गया है कि वो 2022 के जो विधानसभा चुनाव है वो किस
किस तरीके की तैयारियों के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसमें मैनिफेस्टो समिति भी शामिल हुई है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस बार 2022 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस क्या क्या मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच पहुंचने वाली है, और इसके साथ ही मैनिफेस्टो प्रचार समिति जो है उन मुद्दों को किस तरीके से जन जन तक पहुंचाएगी, ये तमाम चीज़ें तय हुई हैं। आज का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले कोर कमेटी की बैठक है, उसके बाद महिला कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी प्रतिनिधि हैं उनकी बैठक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और इसके साथ ही अल्पसंख्यक जो मोर्चा है कांग्रेस का, उसकी बैठक है। इसके साथ ही एनएसयूआई के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी, और क्योंकि एनएसयूआई कांग्रेस के विंग है और किस तरीके से इस बार जो है छात्रों को अपने साथ लेकर जो है कांग्रेस को चुनाव फतेह करना है, क्या उस पर तैयारियां, इन सब चीज़ों पर खास मंथन जो है ऋषिकेश में चल रहा है। कल भी एक दिन और है जो इस मंथन शिविर का, इसमें भी कोर कमेटी की बैठक होनी है, और कल का जो आखिरी दिन है 5 तारीख का, उसमें ये निश्चय होना है कि इन 3 दिनों में हमने जो भी कार्य योजनाएं बनाई हैं उसे किस तरीके से काम करना है। सबसे बड़ी चुनौती कुल मिलाकर ये है कि जो गणेश गोदियाल, जिनको अभी जो नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, वो भी युवा हैं, और इस वक्त जो है बीजेपी के पास भी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। तमाम दोनों ही युवाओं को इस बार जो है पूरी ताकत झोंकनी है। गोदियाल के पास जहां इस बार चुनाव जिताने की पूरी कोशिश रहेगी और पूरी जिम्मेदारियां हैं, चुनौतियां हैं, वहीं पार्टी संगठन को साथ लेकर मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। 2 धड़ों में कांग्रेस की जो बंटने की बात अक्सर सुर्खियों में रहती है, उन सब चीज़ों को खत्म करना है। तो एकजुटता के साथ ही कांग्रेस को आगे बढ़ाने की गोदियाल की कोशिश होगी, क्योंकि 2022 में जिस तरीके 17 की अगर हम बात करें तो 11 सीटों पर कांग्रेस उत्तराखंड में सिमट गई थी। 2022 में अगर वापसी करनी है तो किस तरीके से करनी है, किन सीटों पर कांग्रेस अपने आप को मजबूत साबित कर रही है, जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं उनकी जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। तो ये कुल मिलाकर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 3 दिवसीय जो शिविर और जो मंथन है कांग्रेस का, वो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। बाकायदा इन सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जी, मंथन शिविर काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संगठन में फेरबदल के बाद अब चुनावी मोड में उतर आई है कांग्रेस, और खबरों में बढ़ेंगे आगे। आज खास एप्लीकेशन का शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड भू कंफर्ट अलर्ट ऐप का शुभारंभ करेंगे सीएम। आपदा प्रबंधन विभाग आईआईटी रुड़की ने तैयार की है ये एप्लीकेशन। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी एप्लीकेशन में योगदान है। तो आपको बता दें आज 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग आईआईटी रुड़की ने एक एप्लीकेशन तैयार किया है, जिसका उद्घाटन करेंगे, आज शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड भू कंफर्ट अलर्ट ऐप का शुभारंभ होने वाला है और सीएम पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग आईआईटी रुड़की ने तैयार की है यह ऐप। वहीं केदारनाथ यात्रा पर लगी रोक को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो तो अनुमति दे चुके थे, कोरोना मुक्त जिलों को अनुमति मिलनी चाहिए। देखिए, जो यात्रा रोकी गई है वो सरकार के द्वारा नहीं रोकी गई है, वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में ये यात्रा रोकी गई है। लेकिन मेरा ये मानना है, और मैंने जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमने यात्रा को चरणबद्ध रूप से खोला था। पहले स्थानीय लोगों के लिए खोला था क्योंकि वो कोरोना फ्री एरिया हो गया था, और फिर धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट के लिए खोला गया, फिर प्रदेश के लिए खोला गया। उधर देहरादून में शासन स्तर पर कुछ दिन पहले जारी हुई आईएएस तबादला सूची में दीपक रावत को फिर से मेला अधिकारी बनाए जाने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि हरिद्वार में कौन सा मेला है जिसको लेकर मेला अधिकारी की नियुक्ति की गई। क्या आपने मैक्स कॉरपोरेशन के खिलाफ कोई कार्रवाई करी? इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, और ये मैं बार बार कह रहा हूं, इसको रफा दफा करने की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोशिश कर रही है, जो कभी धुल नहीं सकता। और कितनी भी कोशिश करके ये दोबारा से मेला अधिकारी तैनात करके उसको रफा दफा करने की कोशिश करें, कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। हमारी आज ये मांग है कि इसमें हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। और अब बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, रुक करेंगे बड़ी खबर का। 3 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रिंसिपल दुर्गेश, उषा चौधरी और संजय जैन से 3 दिन में जवाब तलब किया गया। प्रिंसिपल के स्कूल से नदारद रहने पर भेजे गए नोटिस। मुख्य शिक्षा अधिकारी को औचक निरीक्षण में मिली थी खामियां। तो न ऑनलाइन की थी स्कूल में कोई व्यवस्था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा था पालन। सहसपुर और सेलाकुई के स्कूलों का मामला।
टोक्यो ओलंपिक से, जहां भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। अलग अलग भार वर्ग में दीपक पुनिया और रवि सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। तो दीपक पुनिया 86 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचे। रवि दहिया 57 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। रवि दहिया ने 14-3 से जीता अपना मैच। दीपक पुनिया ने 6-3 से जीता मैच। तो ये बड़ी उपलब्धि टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए। तो पदक के लिए दावेदारी और मजबूत होती दिख रही है। दीपक पुनिया और रवि सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। दीपक पुनिया 86 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और रवि दहिया 57 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। रवि दहिया ने 14-3 से जीता मैच। दीपक पुनिया ने 6-3 से अपने प्रतिद्वंदी को हराया। वहीं पर्वतारोही मनीष कसनियाल को सम्मानित किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका सम्मान किया। पिथौरागढ़ के रहने वाले पर्वतारोही मनीष कसनियाल एवरेस्ट चोटी पर तिरंगा फहराने की उपलब्धि पर उनको बधाई दी। तो 1 जून 2021 को एवरेस्ट पर मनीष कसनियाल ने तिरंगा फहराया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें सम्मानित किया। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। देहरादून में सीएम धामी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वास्थ्य विभाग को 31 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। सीएम धामी ने एक्सिस बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड के दौरान एक्सिस बैंक द्वारा जनसेवा के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। 31 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाहन एक्सिस बैंक की ओर से दिए गए हैं, जिसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वास्थ्य विभाग को इनको सौंपा गया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। वहीं सोशल मीडिया पर मंदिरों और आश्रमों पर टिप्पणी मामले पर साधु संत नाराज हो गए हैं। खटीमा में आक्रोशित बाबाओं और साधुओं ने सोशल मीडिया में चल रहे टिप्पणी को गलत और अभद्र ठहराते हुए टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कोतवाली खटीमा में अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना की 112वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सोबन सिंह जीना का समाज रचनात्मक कार्यों में उनका अहम योगदान रहा है। रुड़की सिविल अस्पताल में 3 साल पहले बना ट्रॉमा सेंटर अभी भी रेफर सेंटर बनकर रह गया है, जिसमें सिर्फ एक्सीडेंट और गंभीर मरीजों को इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। लेकिन 3 साल बाद भी ट्रॉमा सेंटर में न्यूरोसर्जन और एमआरआई जैसी कई अन्य सुविधा मरीजों को नहीं मिल पाई हैं, जिससे मरीजों को देहरादून सहित अन्य जगहों पर भेजा जाता है। रुद्रपुर पुलिस कोरोना के चलते पैरोल पर रिहा किए गए अपराधियों को परेड कराने में उनकी जुट गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुछ आरोपी चोरी, लूटपाट और अन्य छोटे अपराध के चलते जेल गए थे। उन्हें कोरोना संक्रमण के चलते पैरोल पर छोड़ा गया है, लेकिन इन अपराधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस रोजाना ट्रांजिट कैंप थाने में इनकी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। थाना क्षेत्र से चोरी, नकदजनी और मोबाइल चोरी, लूट इत्यादि जो है धाराओं जो जेल गए थे विगत 5-7 महीनों के अंदर, तो इन लोगों को अभी कोविड संक्रमण के चलते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पैरोल पर छोड़ा गया है। तो ये जब से छूटे हुए हैं तब से लगातार इनको थाने पे बुलाया जाता है ताकि अपनी जो है ये यहाँ पे हाजिरी दे सकें, और जो भी थाने पे नहीं आ रहा तो इनके घरों पे जाके जो है इनका सत्यापन किया जाता है। मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में सभासदों के हंगामे की भेंट चढ़ गई। सभासदों ने अधिकारियों पर विकास कार्य न कराए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता अपने निजी स्वार्थ को लेकर बोर्ड बैठक पर प्रस्ताव लाए हैं, जबकि सभासदों द्वारा उनके क्षेत्र के विकास के लिए किए गए प्रस्तावों को दरकिनार कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग में जन सुविधाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने कोतवाली रुद्रप्रयाग के तहत बद्रीनाथ हाईवे के जवाड़ी बाईपास में पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। साथ ही उप निरीक्षक दिनेश सती को चौकी प्रभारी नियुक्त करते हुए आवश्यक पुलिस बल भी तैनात किया गया। प्रयाग में आपदा सीजन को देखते हुए और अन्य आवश्यकताओं को देखते हुए अस्थायी चौकी जवाड़ी बाईपास का सृजन किया गया है, जिसका मेरे द्वारा आज उद्घाटन किया गया था।
इसका मेन पर्पज़ यही है कि क्योंकि हाईवे में अभी कटिंग का कार्य चल रहा है और बार बार रोड ब्लॉकेज हो जाता है नरकोटा और सिरोपगढ़ में, तो तुरंत पुलिस फोर्स वहाँ पर पहुँच सके, वहाँ पर एक परमानेंट पोस्टिंग हो जाए फोर्स की, इसलिए आज इस चौकी का सृजन किया गया है। पुलिस अधीक्षक को नियुक्त किया गया। बद्रीनाथ हाईवे के जवाड़ी बाईपास के पास एक पुलिस चौकी बनाई गई है। उप निरीक्षक दिनेश सती को चौकी प्रभारी नियुक्त किया गया। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से शुरू होगी धान खरीद। न्यूनतम समर्थन मूल्य 72 रुपए की वृद्धि की गई। सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1940 हुआ। खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को तैयारियां करने के लिए कहा है। बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू होगी। उत्तराखंड में न्यूनतम समर्थन मूल्य में 72 रुपए का इजाफा किया गया।